से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की टीम रतलाम पहुंची हुई है। जयपुर दहलाने की साजिश का ये पूरा मामला है। 6 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रतलाम से इन सभी की गिरफ्तारी की गई थी। 28 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा में संदिग्ध पाउडर मिला था। सबूत जुटाने और पूछताछ के लिए एनआईए की टीम इस वक्त रतलाम पहुंची हुई है। एनआईए के अधिकारी अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं और जांच पड़ताल इस मामले को लेकर लगातार जारी है। निम्बाहेड़ा में संदिग्ध पाउडर मिला था 28 मार्च को और इसी को लेकर अब जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम रतलाम पहुंची हुई है, जहां पर इस मामले को लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। तो जयपुर दहलाने की साजिश से जुड़ा ये पूरा मामला है। 6 से ज्यादा आतंकियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और एनआईए की ओर से जांच जारी है। दहलाने की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड इमरान की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए की टीम पहुंची है रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने में। आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी है जो एनआईए के बताए जा रहे हैं और जयपुर ब्लास्ट को लेकर इस पूरे मामले का खुलासा बीते साल 28 मार्च को हुआ था, जब निम्बाहेड़ा के पास एक कार से संदिग्ध विस्फोटक पकड़ाया था। इस पूरे मामले में 6 से ज्यादा, आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं, जो बदमाश है, जो आतंकी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एनआईए की टीम एक बार फिर से पहुंची इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। चूंकि आज खबर यही है कि इमरान जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके घर भी एनआईए की टीम जा सकती है। इसी के साथ जो उसका फार्म हाउस है वहां पर भी जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंच सकती है। कुल मिला के इमरान के जो मददगार है, जो आतंकी के मददगार है, उन सभी की तलाश यहाँ पे की जा रही है और अब देखना यह है कि एनआईए को इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या हाथ लगता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम। बेंगलुरु से बड़ी खबर है, जहां पर विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ी बैठक की जानी है। मीटिंग में 26 पार्टियां शामिल हैं। विपक्षी दलों की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। एनसीपी ने भी बैठक में जाने की पुष्टि कर दी है। संजय राउत ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करते हुए ये बड़ा दावा किया गया। उन्होंने लिखा है कि शरद पवार कल बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष की बैठक पर संजय राउत की ओर से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक आज से शुरू हो रही है। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि इसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। वेणुगोपाल ने कहा मीटिंग मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। सोनिया और राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी ने आज शाम को विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज वहां पर बैठक में शामिल रहेंगी। शरद पवार आज बेंगलुरु नहीं आ पाएंगे, वे कल की बैठक में शामिल होंगे। पवार के साथ ही सुप्रिया सुले भी बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की मीटिंग के एजेंडे में 3 मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा मुद्दा होगा सीट शेयरिंग और तीसरा यूपीए का नया नाम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मणिपुर हिंसा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही हाल ही में भाजपा की पार्टियों को तोड़ने की स्ट्रेटेजी और उसके काउंटर पर भी चर्चा की जानी है। इस बैठक से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दूरी बना रखी है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो विपक्षी दलों की बैठक। संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग, छोटे उद्योग हों, नौजवान हों, गृहिणियां हों, महिलाएं हों, चीन की समस्या हो, जो बॉर्डर पे जो स्थिति है वो देखिए आप, जीएसटी से परेशान व्यापारी हो, उस तमाम लोगों को ये संदेश हम देना चाह रहे हैं कि हम आपका मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति करेंगे। हमारी नई ब्रांड है एक राजनीति की जो संविधान की रक्षा के लिए आपकी सेवा में है। आज के दिन विस्तार में डिस्कशन होगा, हमारा आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, हमारे इश्यूज क्या रहेंगे, हमारा एजेंडा क्या रहेगा 2024 को, और किस तरह से हम लोग ये इश्यूज लोगों के बीच में जाएंगे, ज्वाइंट एक्शन हमारा क्या रहेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या रहेगा, इस पे विस्तार से डिस्कशन। इस देश में जितने भी प्रतिपक्ष हैं पूरे सब लोग मिलके जो यहाँ पर इस देश में
तानाशाही चल रहा है बीजेपी सरकार का, इस तानाशाही गरीब विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोकसभा चुनाव में सब जन एकजुट होकर एक नीति के ऊपर, एक कॉमन एजेंडा के ऊपर फाइट करने के लिए ये सभा हो रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी से यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान की घर वापसी हो गई है। जनवरी 2022 में योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। समाजवादी पार्टी ने उन्हें घोसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर घोसी सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि पिछले दिनों में सपा से वे नाराजगी जता चुके थे। यूपी नगर निकाय चुनाव के बाद से दारा सिंह चौहान को लेकर कयासों का दौर लग रहा था और आखिरकार उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जो यात्रा की है, सर्व समाज में पैठ बनाते हुए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है। आज प्रदेश और देश में हालात ये है, हर गरीब आदमी, आम आदमी ये सोचता है उनके अपने अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस इन सबका गठबंधन था, तब हम 64 सांसद उत्तर प्रदेश में जीते थे। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है उसे उत्तर प्रदेश से पार करके 80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा। और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के ANTF के समन्वय से एनसीबी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक दवाएं नष्ट की गईं। बता दें कि एनसीबी कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स को नष्ट करने की कार्रवाई कर चुका है। ऑनलाइन मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े और गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी बातें रखी। शाह ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें, हेरोइन और अन्य तरह के नशीले पदार्थों पर कंट्रोल करने के लिए देश भर में कई सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। और दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन में आग लगने की खबर है। जानकारी के अनुसार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सोमवार को सुबह रानी कमलापति स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत की C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन के पास बैटरी से आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन की ये तस्वीर है जिसकी कोच में आग लग गया। C14 ये कोच जो एमपी के भोपाल से निजामुद्दीन दिल्ली के लिए पहुंच रही थी और इस बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बैटरी की वजह से इस कोच में आग लगी थी और
अभी लगातार कोशिशें जारी हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि जब आग लगी तो थोड़ी हड़कंप जरूर मच गई, यात्री जरूर डर गए थे, लेकिन राहत की खबर यह है कि सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में शरण लेने वाली अफगानी गायिका हसीबा नूरी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात लोगों ने नूरी पर हमला किया। पाकिस्तानी पुलिस ने घटना पर जांच शुरू कर दी है। लगभग 1 साल पहले हसीबा नूरी ने अफगानिस्तान छोड़ पाकिस्तान में शरण ले ली थी। उन्हें आधुनिक शैली में प्रस्तुत पारंपरिक लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए भी जाना जाता था। उधर जयपुर में प्रदेश भर के संविदा कर्मियों ने महापड़ाव डाला। संविदा कर्मी संविदा रूल्स का विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने विधानसभा के पास इसे लेकर धरना भी दिया। 22 गोदाम धरना स्थल पर पड़ाव डाला। संविदा कर्मी नौकरी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। संविदा नियम लागू कर दिए हो, लेकिन संविदा कर्मी इससे संतुष्ट नहीं है। राजधानी जयपुर में आज महापड़ाव डाला जा रहा है। आप देखिए, राजधानी जयपुर में विधानसभा के पास में ही ये महापड़ाव जो है वो डाला जा रहा है। पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मी है वो संयुक्त संविदा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग और तमाम मांगे। इनके प्रतिनिधि हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं? आखिर क्यों किया जा रहा महापड़ाव? जब संविदा रूल घोषित कर दिए सरकार ने, फिर किस बात का गतिरोध? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने संविदा नियम बनाकर हमें संविदा से संविदा में डालने का काम किया है, राजस्थान सरकार कई बार कह चुकी है कि हम राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने जा रहे हैं। परंतु मैं बता देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, आज भी राजस्थान की जो तमाम, आप देख सकते हो कि तमाम संविदा कर्मी केवल संविदा कर्मी ही हैं। केवल संविदा से संविदा सेवा नियम में डालना हमारा स्थायीकरण नहीं है। और इसी रोष और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश के तमाम संविदा कर्मी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर पहुंचे हैं और राजस्थान सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके अपने मैनिफेस्टो में आपने स्थायीकरण का जो हमसे वादा किया था संविदा कर्मियों से, उस स्थायीकरण के वादे को आप पूरा करें। और उसी वादे को याद दिलाने के लिए एक बार पुनः पूरा राज्य वादा जो है वो पूरा करने की बात सरकार की तरफ से कहाँ तक पहुंची है? आपने क्या सरकार से बातचीत, डायलॉग करने की कोशिश की? बिल्कुल, सरकार से पिछले 5 सालों में लगातार बात हुई है और उन्होंने 1,10,000 संविदा कर्मियों को संविदा से उठा के संविदा सेवा नियम में डाल दिया, यानी कि नाम चेंज करके एक रूल बना दिया, जबकि और ज्यादा टाइट कर दिया हमारी सर्विस को। और 5 साल का बॉन्ड भरवा लिया कि 5 साल तक आपकी सेवा रहेगी, 5 साल बाद घर बिठा दिया जाएगा। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने पटवारी को ट्रैप किया है। 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आमेर तहसील में रोजिता पटवार का पटवारी है। अविकार शर्मा नाम बताया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के साथ ये गिरफ्तारी की है। विष्णु शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज राजधानी जयपुर में एसीबी ने फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें जो आमेर तहसील है उसकी रोजा पटवार हल्के के पटवारी अविकार शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और सामने आया कि जो परिवादी था उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी एसीबी में, जिसमें कहा गया कि आवासीय कॉलोनी में 2 प्लाटों की भूमि से रास्ता नहीं देने और इसी प्रक्रिया पर स्टे लेने के लिए समय देने की एवज में करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत जो पटवारी था अविकार शर्मा वो मांग के परेशान कर रहा था। ऐसे में परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई, एसीबी ने सत्यापन किया और आखिरकार आज 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अविकार शर्मा पटवारी को गिरफ्तार एसीबी ने किया है। उसके कब्जे से 50,000 रुपए की रकम जो है वो कर ली है। और अविकार शर्मा जयपुर में ही करधनी के में प्रकाश नगर का रहने वाला है और उसके खिलाफ जो पुलिस जो एसीबी की टीम है आरोपी को लेकर के इस समय एसीबी मुख्यालय पहुंची है, जहां पर शोर गहनता से पूछताछ की जाएगी। तो पूरा मामला एक 2 आवासीय जमीनों का रास्ता नहीं देने की जो प्रक्रिया होती है उसका समय लेने की एवज में, यानी स्टे लेने की एवज में उसको और एक्सटेंड टाइम देने की एवज में ये 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों